हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम आ गए हैं एक नया टॉपिक लेकर। हम पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम सैलरीज और सैलरी हमारा कंप्लीट हो गया था पिछले क्लास में। इतना सारा प्रोविजंस, सैलरी क्या होता है से लेकर हम पढ़े प्रोविडेंट फंड का क्या ट्रीटमेंट होता है, अलाउंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है, पर्क्विजाइट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अलाउंसेस बस 2 मिनट में, अलाउंसेस के अंदर फिर भर के लंबा सा लिस्ट था। अलाउंसेस में कौन सा अलाउंस का क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर बात की पर्क्विजाइट्स के बारे में, पर्क्विजाइट्स में अगेन एक लंबा लिस्ट था, कौन से पर्क्विजाइट्स का क्या प्रकार से ट्रीटमेंट होगा। उसके बाद डिडक्शंस के बारे में, डिडक्शंस में भी हमने 3 प्रकार का डिडक्शंस पढ़ा। स्टैंडर्ड डिडक्शंस पढ़े हम, फिर हम पढ़े एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, और उसके बाद हम प्रोफेशनल टैक्स का पढ़े। तो ये सब करने के बाद हमारा पहला हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्लीट हो गया था। आज दूसरा हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है, जो कि हर एक बच्चे को जो भी इनकम टैक्स पढ़ता है इसका तो कम से कम नॉलेज होना चाहिए। क्यों? हम जितना भी रेंटल इनकम कमाते हैं, घर को रेंट पर लगा दिया, दुकान को रेंट पर लगा दिया, एक खाली जमीन था रेंट पर लगा दिया, ऐसे कोई भी रेंट पर लगाने का जो भी हम काम करते हैं, वो जो रेंटल इनकम होता है ना, वो टैक्स लगता है इस हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाम में हाउस सोचकर कंफ्यूज मत हो जाना कि सर सिर्फ घर होगा तभी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, ऐसा नहीं है। घर हो, दुकान हो, कुछ भी हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड, बाकी सब कुछ इस हेड के अंदर में आकर टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान सा बात हो गया, ये तो बहुत ही आसान सा बात हो गया, जितना इनकम आया, जितना रेंट आया उस पर टैक्स लगा दो, बात खत्म। अगर मैं ऐसे करने लग जाएं, अगर हम ऐसे करने लग जाएं, अगर इंडिया की सरकार ऐसे करने लग जाए, तो लोग क्या करेंगे? 1 लाख रुपए रेंटल इनकम में बोलेंगे एक भाई तू एक काम कर, 1000 रुपए मुझे बैंक अकाउंट के थ्रू दे दे और 99,000 कैश में दे दे। 1000 रुपए पे टैक्स लग जाएगा, 99,000 मेरा फ्री हो जाएगा। करेंगे या नहीं करेंगे लोग? अगर इतना ही आसान बना दिया जाए तो लोग क्या करेंगे? यही करेंगे। तो हर तरफ से टैक्स के चोरी को रोकना है ना, तो उसके लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं, और यहां पर हम आज पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, और पूरा का पूरा रियल लाइफ से कनेक्टेड। तुम किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी गांव में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, तुम रेंटल इनकम कमाने वाले लोगों को तो देखे ही होगे, जिनका घर होता है भाड़ा में लगा देते हैं, कोई जमीन होता है भाड़ा में लगा देते हैं, बिल्डिंग होता है, दुकानें होती है, ये सब भाड़ा में लगाकर वो लोग भाड़े का पैसा खाते हैं बैठकर। ऐसे लोगों को देखे हो ना? या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस भी करते हैं, साथ में कुछ दुकानें भाड़े में भी लगा दिए, रेंट भी आ रहा है, बिजनेस इनकम भी आ रहा है, काम करते हैं, सैलरी भी आ रहा है और भाड़ा भी आ रहा है। ऐसा लोगों को देखे हो तुम, रेंटल इनकम कमाने वालों को? तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई इससे कनेक्ट कर सकता है। तो आओ शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? डेफिनेशन ऑफ द हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? पढ़ो क्या होता है। द इनकम फ्रॉम हाउसेस, बिल्डिंग्स, बंगलोज, गोडाउन्स, चाहे कुछ भी हो, घर हो, घर हो, बिल्डिंग हो, बंगलो हो, गोडाउन हो, चाहे कुछ भी हो, is to be computed and assessed to tax under the head income from house property। हम उसको income from house property में taxable करेंगे। The income under this head is not based upon actual income। ध्यान देना, ये इस पर इनकम ना, टैक्स ना एक्चुअल इनकम के बेसिस पर नहीं लगता, जितना भाड़ा आया उस पर टैक्स लगा दो, ऐसे में तो हर कोई चोरी करेगा। इस वजह से यहां पर कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा अलग होता है। फ्रॉम द प्रॉपर्टी बट अपन नोशनल रेंट, नोशनल रेंट और एनुअल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, हम बिल्डिंग का एनुअल वैल्यू निकालते हैं।
अब ये एनुअल वैल्यू निकालने का बहुत तरीका है। कभी कभार एनुअल वैल्यू ही हमारा एक्चुअल रेंटल इनकम होता है, वही हमारा एनुअल वैल्यू बन जाता है। कभी कभार एनुअल वैल्यू अलग तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो हमें एनुअल वैल्यू निकालना सीखना पड़ेगा। एनुअल वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हाउस प्रॉपर्टी। जब तक तुम एनुअल वैल्यू नहीं निकालोगे टैक्स नहीं लगा पाओगे। तो पहले तो हमें ये एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन को सीखना है। तो टैक्सेबल कितना होगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना होगा, एनुअल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। जो भी तुम्हारा एनुअल वैल्यू निकलेगा वो टैक्सेबल होगा। एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा हम आने वाले आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ डिडक्शंस माइनस होंगे सेक्शन 24 के। एनुअल वैल्यू में से नॉर्मली दो प्रकार के डिडक्शंस हम लोग माइनस करते हैं, एक होम लोन का मतलब हाउस प्रॉपर्टी लोन का, और दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे जाकर, ठीक है। तो दो डिडक्शन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आओ सीखते हैं एनुअल वैल्यू के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब एनुअल वैल्यू ही है तो क्यों ना पहले एनुअल वैल्यू को सीखा जाए, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले एनुअल वैल्यू, डेफिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू क्या बोलता है एनुअल वैल्यू। सेक्शन 23(1) of Income Tax Act has defined the word annual value as the sum for which the property might reasonably be expected to let from year to year. ध्यान देना, the sum, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम में 1 मार्क में आया हुआ है। the sum for which the property might reasonably be expected, कितना में हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये भाड़ा कमाएगा। मेरा एक दुकान है मेन चौक के ऊपर, मेन चौक के ऊपर मेरा एक 10 बाय 12 का शॉप है। अब ये शॉप से क्या एक्सपेक्टेड है कि मैं पैसे कमा लूंगा, मैं कितना कमा रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन है कि ऑन एन एवरेज इस प्रकार का बिल्डिंग, इस प्रकार का प्रॉपर्टी उस एरिया में कितना रेंट कमा लेता है। नॉर्मली जो होना चाहिए वही है हमारा एनुअल वैल्यू। तो तुम बोलोगे सर ये क्या होना चाहिए, ये तो जगह से जगह डिपेंड करता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग बिल्डिंग डिपेंड करती है। बिल्डिंग का फ्रंटेज ज्यादा है तो ज्यादा रेंट होता है, फ्रंटेज कम है तो कम रेंट होता है। हाइट के ऊपर होता है, साइज के ऊपर होता है, ग्राउंड फ्लोर अलग होता है, फर्स्ट फ्लोर अलग होता है, सेकंड फ्लोर अलग होता है, रोड पर है तो अलग है, सेकंड दुकान है तो अलग है, पार्किंग है तो अलग है, पार्किंग नहीं है तो अलग है। तो हर केस में तो रेंट अलग अलग होना चाहिए। हर केस में तो डिपेंड करेगा कि वो प्रॉपर्टी का क्या भाड़ा निकलेगा। तो तुम कैलकुलेट कैसे करोगे, उसका भी तरीका है। उसका भी तरीका हमें इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि तुम ये एनुअल वैल्यू निकालोगे कैसे। एनुअल वैल्यू क्या होता है, कितना रीजनेबल रेंट होना चाहिए, व्हाट विल बी द रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। द एनुअल वैल्यू इज द वैल्यू विच एनी हाउस कैन फेच फ्रॉम द मार्केट अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। सेम सर्कमस्टांसेस में नॉर्मली कितना रेंट आ जाता है उसी मार्केट में, सच एज लोकल कंडीशंस, द डिमांड फॉर हाउस, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, एक म्युनिसिपल वैल्यू होता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। टाइप एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन किए हो, क्या स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज किए हो। रेंट फॉर सिमिलर टाइप ऑफ हाउस इन द सिमिलर टाइप ऑफ लोकेलिटी, उस एरिया में उसी टाइप के घर का क्या कीमत चल रहा है। ये सबको देखते हुए हम कितना रीजनेबली एक्सपेक्टेड करते हैं। तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा दिक्कत हो गया, ये तो डिस्प्यूट का घेर घर हो गया। बात बात में डिस्प्यूट होगा कि अरे भाई मेरा प्रॉपर्टी ज्यादा का नहीं है, मेरा कम है, कोई बोलेगा मेरा कम है, मेरा, तो ये तो हर बात में डिस्प्यूट होगा ना। इसका समाधान क्या निकालेगा, और क्या कोई दो चार केस थोड़ी है कि बैठकर इनकम टैक्स वाला आकर समाधान निकाल देगा। ऑल ओवर इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं, हर एरिया में प्रॉपर्टी है, हर लोगों का मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, किस किस के पास जाएगा, किस किस का वैल्यू कैलकुलेट करेगा। क्या पॉसिबल है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हें नहीं है पॉसिबल। इसके लिए कुछ फिक्स रूल्स बनाए गए हैं। ये एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशंस के लिए कुछ फिक्स रूल बनाए गए हैं। क्या रूल है पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, आज ही के क्लास में पढ़ेंगे। फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द एनुअल वैल्यू डज नॉट मीन द रेंट डेराइव्ड फ्रॉम द रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस बट द नोशनल रेंट एट विच द हाउस कैन रीजनेबली बी लेट आउट। कितना में वो घर भाड़ा में लग सकता था हमें वो देखना है, कितना में भाड़ा में लगा उससे कोई मतलब नहीं है, कितना होना चाहिए था वो हमें देखना है। A property can be let out at a rent which is lower than its reasonable rent, but its annual value will be the reasonable rent. आओ मैं तुम्हें एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक है। यहां पर देखो,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंटल वैल्यू। पहले तो सारे टर्म्स को समझेंगे हम लोग, सारे टर्म्स को समझेंगे। एनुअल वैल्यू का मीनिंग तुम समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनुअल वैल्यू। कुछ भी करके तुम्हें एनुअल वैल्यू निकालना है। एनुअल वैल्यू निकालोगे तो उसके बाद तुम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लोगे। तो एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन ही इस चैप्टर में 90% है। मतलब अगर हमें 1 घंटा लगेगा पढ़ने में, तो 45 से 50 मिनट सिर्फ और सिर्फ एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन में लगेगा। बाकी तो 5-10 मिनट का बात है। क्या है? डिडक्शन, 2 ठो डिडक्शन है, माइनस करोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल गया। एनुअल वैल्यू ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो हम वही सीखेंगे। एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए हमें कुछ टर्म्स का मतलब सीखना पड़ेगा। सबसे पहला एक्चुअल रेंट। व्हाट इज एक्चुअल रेंट? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू को निकालने के लिए हमें कुछ टर्म्स का मतलब समझना है। वो टर्म क्या है? उसमें से सबसे पहला टर्म है एक्चुअल रेंट। व्हाट इज एक्चुअल रेंट? तुम कितना में भाड़े में लगाए हो, ये तुम्हारा एक्चुअल रेंट है। ठीक है? It is the actual rent actually derived by the owner of the house property from the tenant. In case tenant पे composite rent मतलब घर के साथ साथ फर्नीचर का भी रेंट दे रहा है। वो घर प्लस फर्नीचर दोनों हम भाड़े में लगाए हैं। रेंट ऑफ बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी या कुछ फर्नीचर एक्सेट्रा, द रेंट इज सेपरेबल। एक्चुअल रेंट इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एक्सेट्रा। हम क्या करेंगे? घर का रेंट अलग निकाल लेंगे और फर्नीचर वगैरह का रेंट अलग निकाल लेंगे। क्लियर है बात? सेकेंड, एक्चुअल रेंट तो समझ में आ गया कि एक्चुअल में कितना में तुम भाड़ा में लगाए हो, वो फिगर। ठीक है? एक नालायक मुझसे पूछा, सर ये एक्चुअल रेंट में मैं कितने में भाड़ा में लगाया हूं, उसमें वो कैश वाला कंपोनेंट भी होगा? जैसे कि मैं मान लो 1 लाख रुपए का भाड़ा था, मैं सामने वाले को बोला था कि 30,000 रुपीज अकाउंट में दे देना और 70,000 कैश दे देना हर महीने। तो सामने वाला बोला चलो अच्छी बात है, 30,000 बैंक अकाउंट के थ्रू दे दूंगा, 70,000 कैश दे दूंगा। तो ये जो एक्चुअल रेंट है उसमें 1 लाख लेना है कि 30,000? अरे नालायक, अगर तुम 70,000 का चोरी कर रहे हो, मैं तो नहीं बोलता करो, लेकिन अगर कर रहे हो तो तुम एक्चुअल रेंट में क्या वो 70,000 को इंक्लूड करोगे? नहीं ना। जो बैंक से ले रहे हो वही लोगे सिर्फ। अगर तुम सच में चोरी, अगर कोई चोरी करता है और एविडेंस छोड़ता है, क्या मर्डर करके चाकू वहीं छोड़ के आओगे कि चाकू अपने साथ लेकर आओगे? वही बात है कि एक्चुअल रेंट जितना तुम्हारा लीगल कंपोनेंट है वही। ठीक है? इलीगली अगर तुम कुछ ले रहे हो तो वो एक्चुअल रेंट में नहीं इंक्लूड करना बेटर रहेगा। ठीक है? तुम चाहो तो कर सकते हो अगर इतने नालायक हो तो। सेकंड, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, एमआरवी, सबसे इंपॉर्टेंट। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू क्या होता है? हर प्रॉपर्टी का एक म्युनिसिपैलिटी, जो लोकल म्युनिसिपैलिटी है या लोकल पंचायत है, उसका एक रेंटल वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है? वो रेंट फॉर द पर्पज ऑफ लिवाइंग लोकल टैक्सेस एंड लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमिटी एक्सेट्रा कंडक्ट अ पीरियोडिकल सर्वे ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन देयर लोकल लिमिट्स। वो लोग लोकल लिमिट्स में पीरियोडिकल सर्वे करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे द रेंटल वैल्यूज आर फिक्स्ड। उसमें रेंटल वैल्यू फिक्स किया जाता है। मतलब म्युनिसिपैलिटी एक रेंट फिक्स करता है बिल्डिंग का, which serve as the basis for levying tax by municipal corporation and other local body. The rental value so fixed is called municipal rental values. उसी को हम क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू। मतलब अभी तक हम दो चीज पढ़े, एक तो एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट का मतलब कितना तुम सच में कमा रहे हो। दूसरा, म्युनिसिपैलिटी क्या बोलता है, उसका कितना होना चाहिए रेंट। ठीक है? तीसरा, फेयर रेंटल वैल्यू, एफआरवी। फेयर रेंटल वैल्यू, एफआरवी, इट इज द रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन फेच। तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी कितना रेंट का होना चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन द रेंट प्रिवेलिंग इन फॉर सिमिलर टाइप ऑफ अकोमोडेशन इन सिमिलर टाइप ऑफ लोकेलिटी। उसी एरिया में उसी टाइप के घर का क्या रेंट चल रहा है, उसके बेसिस पर हम फेयर रेंट निकालते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट रेंट प्रिवेलिंग इन सेम लोकेलिटी। उस एरिया में जितना रेंट चल रहा है उसके बेसिस पर ये निकाला जाता है। कौन निकालता है? इन केस अगर तुम्हारा रेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हुआ तो तुम इनकम टैक्स ऑफिसर्स आकर वो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है? फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्ड रेंट। 3 पॉइंट पढ़े अभी तक। एक्चुअल रेंट जो तुम कमा रहे हो, दूसरा म्युनिसिपल वैल्यू जो म्युनिसिपैलिटी का रेट है, तीसरा फेयर रेंट जो उस बिल्डिंग का रेंट होना चाहिए, और चौथा स्टैंडर्ड रेंट, एसआरवी, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू। ठीक है? एसआरवी, द रेंट फिक्स्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट
तो वेयर एवर एप्लीकेबल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेंट। एक रेंट कंट्रोल एक्ट है जहां पर लिखा गया है कि तुम किसी भी टेनेंट से एक्सेसिव रेंट चार्ज नहीं कर सकते, या उसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं। तो एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट जो स्टैंडर्ड रेंट होना चाहिए वो होगा। सर हमें तो ये सब पता ही नहीं है। हाँ, 99% लोगों को ये सब पता नहीं होता है। नॉर्मली जो एक्चुअल रेंट है उसी को ले लिया जाता है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ये चारों का हमें कैलकुलेशन करना चाहिए। ठीक है, आ जाओ आगे। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू ERV। एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड एज अंडर। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे? इन केस स्टैंडर्ड रेंट हैज नॉट बीन फिक्स्ड, अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू। हम तीन चीज पढ़े थे, चार चीज पढ़े थे। एक्चुअल रेंट जिसका अभी कोई काम नहीं, ठीक है, दूसरा म्युनिसिपल वैल्यू, तीसरा फेयर रेंट, चौथा स्टैंडर्ड रेंट। क्वेश्चन में बोला है कि अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, मतलब स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो बचा क्या, तीन चीज, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट। एक्चुअल रेंट को मैं छोड़ रहा हूं तो बचा दो, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। इन दोनों में से विच एवर इज हाइयर, ये दोनों में से जो ज्यादा होगा वो क्या बनेगा, वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो, अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है उस केस में म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का जो हाइयर होगा वो हमारा क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा। ठीक है, अगर म्युनिसिपल वैल्यू दिया है तो, सॉरी, अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो, अगर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया गया है, तब हम क्या करेंगे, इन तीनों को देखेंगे। इन तीनों में हम क्या करेंगे, ये दोनों का जो हाइयर होगा, ये दोनों का जो हाइयर होगा वो अमाउंट निकाल लेंगे। मान लो ये 5,000 है, ये 7,000 है, तो इनका हाइयर क्या हो जाएगा, 7,000। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और लोअर ले लेंगे। अब इसको इसके साथ कंपेयर करके, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करके उसका लोअर ले लेंगे। इससे क्या निकल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? एक्सपेक्टेड रेंट, अभी तक कितने सारे टर्म्स पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, एक्चुअल रेंट, दूसरा म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू, तीसरा फेयर रेंट वैल्यू, चौथा स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू SRV, और पांचवा एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। ठीक है, अगर ये नहीं दिया, इसका तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, एक्चुअल रेंट को भूल जाओ अभी के लिए। अभी के लिए बाकी चार को देखो। दिस इज कैलकुलेटेड, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये दिया नहीं होता, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम ये तीन को यूज करके इसका कैलकुलेशन करेंगे। अगर ये नहीं दिया है तो उस केस में इसका लोअर, अगर ये दिया है तो उस केस में ये दोनों का, सॉरी, ये दोनों का हाइयर था, इसका हाइयर लेना है। अगर ये दिया है तो ये दोनों का हाइयर, फिर जो अमाउंट आएगा उसका और इसका लोअर। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का पहले हाइयर निकालेंगे, और अगर एसआरवी दिया है तो उस वो दोनों में जो लोअर होगा वो ले लेंगे। बात समझ में आया? इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इन केस स्टैंडर्ड रेंट हैज बीन फिक्स्ड, द एक्सपेक्टेड रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। सो फर्स्ट कंपेयर म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट and find out the higher one, and the amount so calculated cannot exceed the standard rent. But if actual rent received is more than standard rent, then actual rent value shall be treated as expected rental value. Actual rent के बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एनुअल वैल्यू निकालेंगे। अब एनुअल वैल्यू तो निकालेंगे हम, उसके लिए बहुत सारा सिचुएशन दिया गया है। सबसे पहला, अगर तुम्हारा प्रॉपर्टी भाड़े में लगा हुआ है, तो लेट आउट का मतलब भाड़े में लगा हुआ है, तो पहला सिचुएशन, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द फुल ईयर, पूरा साल भर भाड़ा में लगा हुआ था, ना कोई वैकेंसी था, मतलब साल भर कोई ना कोई तुम्हारा प्रॉपर्टी भाड़ा में ले रखा था, और अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं था, मतलब सामने वाला तुम्हारा पैसा खाकर भी नहीं भागा। ठीक है, दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट, साल भर भाड़े में लग रखा था लेकिन 2 महीने का भाड़ा ही नहीं दिया सामने वाला, उससे झगड़ा कर रहा हूं लेकिन दे ही नहीं रहा है। ठीक है, तीसरा, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड देयर इज वैकेंसी, खाली पड़ा है, साल भर में से 8 महीने भाड़े में लगा, 4 महीने खाली पड़ा था। ठीक है,
तो उसके अंदर 2 सिचुएशन आता है, एक एक करके सारा सिचुएशन को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ, फोर्थ सिचुएशन, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट, देयर इज वैकेंसी और अनरियलाइज्ड दोनों है। साल भर में 8 महीने भाड़ा में लगा, 8 महीने में से भी 6 महीने का भाड़ा मिला, 2 महीने का भाड़ा दे ही नहीं रहा है सामने वाला, तो अनरियलाइज्ड रेंट भी है और वैकेंसी भी है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर बिकॉज इट इज आइदर परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द ईयर नया प्रॉपर्टी है, साल भर में, मैं साल के बीच में सितंबर में नया प्रॉपर्टी खरीदा और 1 अक्टूबर से भाड़ा में लगा दिया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने भाड़ा में लगा और 6 महीने वैकेंसी नहीं था, ना अनरियलाइज्ड रेंट था, प्रॉपर्टी मेरा नहीं था, मैं खरीदा ही हूं 1 सितंबर को, बात समझ रहे हो। तो उस केस में क्या करना है। उसके बाद दूसरा, अगर हम भाड़े में ना लगाकर सेल्फ ऑक्युपाई करें, खुद यूज करेंगे, ओनली 2 हाउसेस अंदर ओन का ऑक्युपेशन, 2 ठो घर को मैं हाउस सेम दिखा सकता हूं, more than 2 houses under own occupation, house property consists of various independent unit, 2 or more are under occupation and other are let out। तो अलग अलग सिचुएशंस हमें दिए गए, और भी सिचुएशंस है पता है तुम्हें, इसके बाद और भी सिचुएशंस है, फोर्थ सिचुएशन है, फिफ्थ सिचुएशन है, तो मतलब दोनों में हमें मल्टीपल सिचुएशंस के साथ डील करना है। तो एग्जाम में कोई भी सिचुएशन का क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, हमें सिचुएशन वाइज याद नहीं करना है, हमें लॉजिक को समझना है कि एक्चुअल में कैलकुलेशन हो कैसे रहा। अगर तुम उस लॉजिक को समझ जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बात समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो हमें काम करना है लॉजिक के ऊपर कि किस तरीके से हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन होता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, एक एक करके देखो। पहला वाला केस, लेट आउट में साल भर लेट आउट था और अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं था, वैकेंसी भी नहीं था, A1, केस नंबर A1, ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। मैं आज के लिए यहीं पर स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट क्लास से हम केस टू केस बेसिस एक एक करके 10 ठो सिचुएशन है, सारे सिचुएशन को पढ़ेंगे, सभी का क्वेश्चन करेंगे और लॉजिक समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है। हम 10 सिचुएशन को याद नहीं कर सकते, लेकिन हम लॉजिक समझ जाएं तो हम कोई भी सिचुएशन का क्वेश्चन आए तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर आज के लिए स्टॉप करते हैं, इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।